जिसमें बाज़ बुनियादी हक़ाइक़ को मैंने अपने मफाद के मुताबिक तोड़ मरोड़ लिया था। सुल्तान शाह उस मौजू की नज़ाकत को भांपते हुए वहां से टल गया था ताकि हम दोनों खुलकर बात कर सकें, और अगर किसी के दिल में कोई गुबार मौजूद था तो उसे वजाहतों से साफ कर सके। किसी ने सच कहा है कि दुनिया की हर औरत अपने मर्द की कमजोरियों को अच्छी तरह जानती है। यह दीगर बात है कि वो मसलहत की वजह से उन कमजोरियों से चशमपोशी इख्तियार कर ले या अपनी जुबान बंद रखे। गजाला ने पूरी कहानी सुनने के बाद इब्तदा ही में जो सवालात किए वो बहुत नुकीले और काटदार थे। मैं तलखी पर उतर आया और हमारे दरमियान बहस का आगाज हो गया। गजाला के दिल की भड़ास निकल जाने के बाद माहौल का तनाव खत्म हो गया। उसका एक नतीजा यह निकला कि हम बहुत देर तक गिरदोपेश से बेखबर होकर बातों में उलझे रहे। काफी देर बाद मुझे वीरा का ध्यान आया तो वो संदल खान समेत लापता थी। मैं कोशिश के बावजूद सुल्तान शाह को भी तलाश करने में कामयाब नहीं हो सका। कई घंटों के तसलसल के बाद बारिश का जोर टूटने के आसार नजर आए तो शिंगारियों में जिंदगी की लहर तोड़ के बाहर फैला हुआ अंधेरा तेजी से कम होने लगा था। उसके असरात इस दरार में भी पड़ रहे थे। रफ्ता रफ्ता रोशनी इतनी बढ़ गई कि जीप की बैटरी से मुंसलिक रोशनी की जरूरत बाकी न रही। एक आदमी उस तरफ गया तो अंधेरे में से वीरा की दबी दबी और पुरशोक हंसी की आवाज सुनाई थी। मैंने चौंक कर उधर देखा तो रोशनी के उस पार कुछ भी नजर न आया। रोशनी के तार अलग किए जाने के बाद वो संदल खान के साथ आती हुई नजर आई तो उस पर गहरा जरूर तारी था। फर्श की नाहमवार सतह पर बिखरे हुए पत्थरों पर वो संदल खान के सहारे चल रही थी। वो मंजर देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। संदल खान अपने खौल से बाहर निकलकर बहुत दिलचस्प आदमी साबित हुआ। वो हमारे करीब आकर बोली, इसके साथ वक्त गुजारने का पता ही नहीं चला। मैं नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इसका मुंह क्यों सूजा हुआ है? उसने हैरत से गजाला से पूछा, तो तुम दोनों में लड़ाई तो नहीं हो रही थी? इस वक्त मुझे वीरा की आवाज जहर लग रही थी। मैं वहां रुकता तो उससे बुरी तरह उलझ पड़ता। मैंने यही मुनासिब समझा कि खामोशी के साथ वहां से उठकर किसी और के पास चला जाऊं, यानी कि गुस्से का सबब शायद तुम खुद ही हो। जाते जाते मेरे कानों में गजाला की मुलामत अवेज आवाज आई। संदल खान वीरा से अलग होकर उस तराड़ के दहाने पर जा खड़ा हुआ था और आसमान का जायजा लेकर ऐलान कर रहा था कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में सफर शुरू कर सकेंगे, क्योंकि गहरे बादल बहुत तेजी के साथ झट रहे थे और मतला साफ होता जा रहा था। मैं उसी के पीछे जा खड़ा हुआ। वो मेरी तरफ मुड़ा तो मेरा बाजू थाम कर पुरजोश लहजा में कहने लगा, मेरी समझ में नहीं आता कि फरजाना जैसी फराग दिल लड़की के साथ होते हुए भी तुम इस कदर उदास और फिक्रमंद क्यों रहते हो? उसके साथ तो एक मर्तबा जहन्नुम में भी खौफ व खतर छलांग लगाई जा सकती है। वो बड़ी जोरदार फरंगन है। लवा भर के लिए मैं चकरा कर किया। मेरी समझ ही में नहीं आया कि वो किसका जिक्र कर रहा था, लेकिन जो ही मुझे याद आया कि वीरा उन लोगों के दरमियान फरजाना बनी थी, मैं तल्ख लहजे में बोल पड़ा, मेरा ख्याल है कि तुम दोनों ने कहीं छलांगे लगाई होगी। काफी देर से तुम नजर नहीं आ रहे थे। इस वक्त वो खुशगवार मूड में था, कुछ शराब का असर भी था, इसलिए वो मेरी बात पर ध्यान दिए बगैर बोला, हम दोनों पिछली जीप में थे। वो पीने के मामले में भी मर्दों से कम नहीं है। वो दोनों एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे। मेरे लिए निताज अखज करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इस मामले में ज्यादा मुलविस होकर मैं अपना खून सुलगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने वो नाखुशगवार मौजू तब्दील करने की नीयत से पूछा, हमारा बाकी सफर कब और किस वक्त खत्म हो जाएगा? बारिश ने हमें दोबारा रुकने पर मजबूर न किया तो जुटपुटे के वक्त हम वादी में होंगे और कल सुबह तुम लोगों को खान बाबा के रूबरू पेश कर दिया जाएगा। ये बताओ कि सरदार पाइंदा गुल का असल लकब क्या है? मैंने उसे इस मौजू में उलझाए रखने के लिए पूछा। कभी तुम उसे खान बाबा कहते हो और कभी सरदार बाबा, दोनों चलते हैं। वो किसी का बुरा नहीं मानता। वैसे वो शायद खान बाबा के लकब से ज्यादा खुश होता है। वीरा बदस्तूर गजाला के पास मौजूद थी। वो संदल खान के दिलो दिमाग को इस तरह अपने शिकंजे में जकड़ चुकी थी कि वो फिर उसी की तरफ चल दिया। मैंने उसका साथ नहीं दिया और एक गोशे में बैठकर सिगरेट पीने में मसरूफ हो गया। इस वक्त मुझे वीरा की सूरत बल्कि पूरे वजूद से नफरत हो चली थी। अचानक सुल्तान शाह मेरे पास आ पहुंचा। उसकी आंखों में मुजरिमाना बेचैनी की झलक देखकर मैंने उससे बाज पुरस की तो उसने सरगोशाना लहजे में मुझे मुतल्ला किया कि वह सामान के थैलों में से एक पिस्तौल और फाजल राउंड का डिब्बा हासिल करने में कामयाब हो चुका था। मैंने उस इतला पर फौरन फैसला सादर कर दिया, इससे पहले कि किसी को इस चोरी का इल्म हो, दोनों चीजें वापस पहुंचा दो। इस भीड़ में वो पिस्तौल सिर्फ संदल खान का हो सकता है। इन चीजों की चोरी का इल्म होते ही वो बिफर जाएगा। वैसे एक पिस्तौल और चंद गोलियां हमारे लिए बेमसरफ है। मुझे हैरत है कि चोरी करते हुए तुमको अपना हलफ भी याद नहीं रहा। हल्फ रास्ते में महाज आराई के लिए था, चोरी शिकारी के लिए नहीं। वो डटाई से बोला, पिस्तौल का खेल तो शिंगार वैली पहुंचने के बाद शुरू होता। अगर संदल खान अंधेरे में इधर ना निकलता तो शायद मैं इस थैले में से गोलियों को मजीद डिब्बे निकालने में कामयाब हो जाता। तो क्या संदल खान ने तुम्हें देख लिया था? मैंने चौंक कर पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो वीरा को लेकर पिछली जीप में आया था। वो दोनों बातों में मगन थे। मैं उनकी नजरों में आए बगैर अंधेरे में खिसक गया। मैं उनकी वापसी के बाद अपनी कमीनगाह से निकला था। मैंने वो बात वहीं उड़ा दी, जाओ रोशनी फैलती जा रही है। रवानगी से पहले दोनों चीजें उसी थैले में वापस डाल दो, बाद में मौका नहीं मिलेगा और ये गुनाह बेलज्जत गले पड़ जाएगा। वो बेपरवायाना अंदाज में एक तरफ चल दिया। उसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि वो वीरा और संदल खान को काफी देर तक देखता रहा था।
मैं उससे तफसीलात पूछकर मजीद कोफ्त में मुब्तला नहीं होना चाहता था। मुझे यह तसल्ली जरूर हो गई थी कि जरूरत पेश आने पर मैं किसी भी वक्त उसकी चशमदीद गवाही से वीरा को शर्मिंदा बल्कि जलील कर सकता था। मेरी नजरों से गिरने के बाद वो किसी इज्जत की हकदार नहीं रह गई थी। आखिरकार कुदरत को हमारे कारवां की मजबूरियों पर रहम आ गया। बारिश थमकी। आसमान अबर अलू जरूर था, लेकिन गहरी और स्याह बदलियों की जगह सुरमई बादलों की टुकड़ियां तैरती हुई नजर आ रही थी। वहां हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, इसलिए बरसात के साथ शुरू होने वाला पानी का तेज बहाव बरसात रुकते ही खत्म हो गया। संदल खान ने इन साजगार हालात का जायजा लेकर कुछ का ऐलान कर दिया। इस बार भी संदल खान ने सबको वही तरतीब इख्तियार करने की हिदायत की जो तूफान बादो बारां के वक्त थी, यानी मुझे और वीरा को उसकी जीप में सफर करना था। गजाला और सुल्तान शाह के लिए अगली जीप मखसूस थी। मेरे लिए वह हिदायत सबर आजमा थी। इस वक्त मैं वीरा की सूरत देखने का रवादार नहीं था, तो कई घंटों तक उसका लम्स कैसे बर्दाश्त कर सकता था। मैं उसके सामने वाली सीट पर बैठा तो अपनी जगह छोड़कर मेरे बराबर में आके मैंने उसकी जगह ली, तो वो वहां भी आ गया। आखिर पता तो चले कि तुम मुझसे बरहम क्यों हो। उसने मेरा बाजू तकरीबन नोच कर सवाल किया। दिमाग खराब हो गया है। मैंने घुरा कर उसका हाथ झटक दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इसी वक्त एक मुहाफिज सवार हुआ तो मैं फुर्ती से उसके साथ बैठ गया। बाद में आने वाले मुहाफिज ने झिझक कर खाली निशिस्त की तरफ देखा, फिर खुशगवार हैरत के साथ वीरा के बराबर में बैठ गया। संदल खान ने अगली निशिस्त पर बैठने से पहले उस तब्दीली को भांप लिया और पूछा, क्या तुम दोनों लड़ पड़े हो? अरे नहीं, वीरा एक अदाए खास से अपनी गर्दन झटक कर मासूमियत से हंस पड़ी। हमारे दरमियान लड़ने वाला कोई रिश्ता ही नहीं है। दरअसल अपनी बीवी से लड़ने के बाद डैनी सारी दुनिया से इस तरह बेजार हो जाता है। वो मौजूदा मसाइल पर डैनी से बुरी तरह नाराज हो गई है। तुम्हें इनके जाती मसाइल का मजाक नहीं बनाना चाहिए। संदल खान ने महजूज होने के बजाय बुर्दबारी से कहा। गाड़ियां हरकत में आ गई। बारिश के बाद इन वादियों में खुनक हवाएं चल पड़ी थी, जिनमें पहाड़ों से उठने वाली सूंधी सूंधी खुशबू भी शामिल थी। वहां किसी बाकायदा सड़क का वजूद नहीं था। जमीन संगलास होने की वजह से जमीन पर दूसरी गाड़ियों के छोड़े हुए निशानात भी नहीं थे, इसलिए सफर की समत का पेशगी अंदाजा लगाना नामुमकिन होकर रह गया था। अगली जीप का ड्राइवर अपनी स्वाबदीद के मुताबिक जहां चाहता गाड़ी को मोड़ लेता था। कई मरतबा यूं भी हुआ कि हमारी गाड़ी बेहतर रास्ते को छोड़कर गड़ों गोमड़ों में घुस गई और वही असल रास्ता था। दोनों गाड़ियों की रफ्तार सुस्त थी, लेकिन इंजन की तेज घुर्राहटों से अंदाजा हो रहा था कि हम बतदरीज बुलंदी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कहीं भी खाने पीने के लिए नहीं रुका। क्या शायद गाड़ियों में खुर्दनोश का सामान सिरे से नहीं था। बड़े बड़े थैलों में जो भी खुश्क चीजें भरी हुई थी वो श्रृंगार वैली के बासियों की जरूरियात के लिए थी। बस संदल खान अपने लिए वाडका की बोतलें भर लाया था, जिनमें से 2 साफ हो चुकी थी, तीसरी किसी भी वक्त जवाब दे सकती थी, क्योंकि संदल खान वक्फे वक्फे से उसे मुंह लगाता जा रहा था। वीरा रास्ते भर चहकती और संदल खान से घुल मिलकर बातें करती रही। इस दौरान में वो मुझ पर चोट करने का कोई मौका जाया नहीं कर रही थी, मगर मैंने उसके मुंह न लगने का फैसला कर लिया था। संदल खान ने जब भी मुझसे बात करनी चाहिए, मैंने किसी गर्म जोशी का मुजाहरा किए बगैर उसे सपाट से जवाबात देने पर इक्तिफा किया और आखिरकार उसने भी अपनी सारी तवज्जो वीरा पर मरकूज कर दी। सूरज हमारी नजरों से यूं ओझल हुआ था कि दोबारा उसकी झलक भी नजर नहीं आई। पूरे वक्त हल्के और गहरे बादल हमारे हम सफर रहे। बारिश ने पूरे इलाके में जबरदस्त तोड़ फोड़ मचाई थी। रास्ते में नजर आने वाले कटाव तो खैर हर जगह मौजूद थे, लेकिन कहीं कहीं पत्थरों ने रास्ता बिल्कुल मसदूद किया हुआ था। ऐसे मकामात पर संदल खान के आदमी पत्थरों को लुढ़का कर रास्ता बनाते रहे और फिर शाम की अमलदारी शुरू होगी। अबर की वजह से गुरूब आफ्ताब से पहले ही हेडलैम्प्स रोशन करने पड़ गए, लेकिन सफर में कोई रुकावट पेश नहीं आई। मुसलसल पहाड़ और पतली रास्ते देखते देखते मेरी आंखें थकने लगी थी। फिजा में घूर अंधेरा फैलने से पहले ही हम एक मोड़ घूमे तो संदल खान बेख्तियार बोल पड़ा। हम पहुंच गए। वो सामने गालान की पहाड़ी नजर आ रही है। बस इसी के दामन में आज रात बसर होगी। इस पहाड़ी का एक सिरा जराफा की गर्दन की तरह बहुत ऊंचा है। इस जगह से गालान नामी पहाड़ी किसी कदीम क्लासिक के पतले और ऊंचे मीनार की तरह चट्टानों के दरमियान से सर निकाले नजर आ रही थी। जीप का रुख बदलने के साथ साथ उसका फैलाव भी सामने आता चला गया। संदल खान वीरा को बता रहा था कि गालान की पहाड़ी ऊपर से मुस्तता और बहुत वसी थी। उसके एक हिस्से में जंगलात उगे हुए थे। पिछली ढलानें भी उन्हीं जंगलात से पूरी तरह ढकी हुई थी। इन ढलानों का इख्तिताम गहरी और नाहमवार खाइयों में होता था, जहां से कोई गालान का रुख करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। शिंगारी कबीला इस महफूज सतह मुर्तफा पर रहता था। उन्होंने पहाड़ से कई 100 फुट नीचे प्याला नुमा वादी को काबिल काश्त बनाया हुआ था। वादी में दाखिले का रास्ता ऐसे मकाम से था जहां गालान का पतला सा हिस्सा नजर आता था और वहीं मुहाफिज मौजूद रहते थे। इस दर्रे के बाद चारों तरफ पहाड़ थे, जिनके पीछे सिर्फ मौत का राज था। इस वजह से वादी में दाखिल होने के बाद कोई भी शख्स वहां के मुहाफिजों की नजरों से बचकर फरार नहीं हो सकता था। वादी से गालान तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं था। शिंगारी इस रास्ते के आदी थे, लेकिन वादी से ऊपर तक बार बरदारी वगैरह के लिए खच्चर इस्तेमाल किए जाते थे। मेरे लिए वो तमाम बातें हैरान कुन थी, लेकिन वीरा से अपनी बरहमी की वजह से मैंने उन तफसीलात में गहरी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। वीरा खुद ही संदल खान से ऐसे सवालात कर रही थी जिनकी वजह से मुझे बोलने या दखल अंदाज होने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी।
थोड़ी देर बाद गालान पहाड़ी नजर से ओझल होगी। मुझे उम्मीद थी कि वो सफर जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अंधेरा गहरा होने के बावजूद सफर जारी रहा। अचानक फिजा में एक फायर की तेज आवाज गूंजी जो पहाड़ों से टकरा कर देर तक बाज गश्त करती रही। दोनों जीपों के ड्राइवरों ने हेडलैम्प्स को मुतअद्दिद बार धीमा और तेज किया, फिर हार बजाने लगे। इस माहौल में वो सब बहुत पुरस्रार और अजीब मालूम हो रहा था। इस शोर का सिलसिला मौकूफ हुआ तो वीरा ने संदल खान पर सवालात की भरमार कर दी। उसने बताया कि गलान के सिरे पर मौजूद मुहावजों ने गाड़ियों के हेडलैम्प्स देखकर फायर की सूरत में उनसे शनाख्त तलब की थी। अगर शनाख्त ना करवाई जाती तो बुलंदी से आने वाली बेशुमार गोलियां हर एक के बदन को चलनी कर डालती। ड्राइवरों ने मखसूस अंदाज में हार्न बजाकर और रोशनियां धीमी और तेज करके अपनी शनाख्त करवा दी थी। इस तरह हमारे काफिले की आमद की खबर हमसे पहले चिंगार वैली में पहुंच चुकी थी। आखिरकार वो मकाम आ ही गया जहां दो पहाड़ों के दरमियान एक कुदरती गुजरगाह नजर आ रही थी। इस तरह की एक तरफ चंद 100 फुट ऊंचा टीला था और दूसरी तरफ खड़ी ढलान वाला एक पहाड़ आसमान में पहुंचता हुआ नजर आ रहा था और उसकी चोटी पर चिंगार वैली के मुहाफिज विराजमान थे। ऊपर बैठे हुए चंद निशानची हजारों के लश्कर को इस दरे से गुजरने से पहले काको खून में नहला सकते हैं। संदल खान पुरहुर आवाज में कह रहा था, इस वजह से हमारी सरजमीन की तरफ आज तक किसी ने मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं की। यह जमीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। तो क्या बाकी अफगानिस्तान तुम्हारा नहीं है? इस बार मैं अपनी हैरत के बायस खामोश नहीं रह सका। जिनका है वो उसके लिए लड़ रहे हैं, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। तुम इस छोटी सी वादी को अपना कह रहे हो। मुझे तो याद पड़ता है कि अफगानिस्तान में भी चिंगारी पाए जाते हैं। मैंने कहा, इनमें और तुम में क्या फर्क है? पहली बात तो ये कि ना वादी छोटी है ना गालान की सतह मुर्तफा तंग है। ये बहुत बड़ा इलाका है जिस पर सरदार बाबा की हुक्मरानी है। हो सकता है कि कुछ चिंगारियों ने चोरी छुपे बाहर बीच शादियां की, उनकी औलाद यहाँ नहीं आई, मगर वो भी तो चिंगारी ही कहलाएंगे। या फिर तुम किसी और कबीले की बात कर रहे हो? कि मैंने दोबारा खामोशी इख्तियार कर ली। गाड़ियां बदस्तूर गालान के दामन में वाक़ दरे से गुजर रही थी। दरा कहीं तंग और कहीं इतना कुशादा था कि उसमें 6 गाड़ियां एक साथ गुजर सकती थी। गालान के पुरशिकू पहाड़ ने खामोशी के साथ उस रास्ते को अपनी पनाह में लिया हुआ था। गाड़ियां दरे में से गुजरने के बाद जूं ही वादी में दाखिल हुई, अचानक कहीं कोई घंटी पुरशोर आवाज में बजने लगी। एक मरतबा फिर संदल खान के आदमी पर जनून सवार हो गया। दोनों गाड़ियों की खिड़कियों से आतिशी हथियारों की नालें बाहर निकल आई और मौत के नगमे अलापने लगी। फायरिंग दोनों पहलुओं पर की जा रही थी क्योंकि आगे कुछ मकान थे जिनमें जर्द रोशनियां लहराती नजर आ रही थी। घंटी की पूरी इसरार आवाज और फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू होते ही रोशन मकानों में शोरगुल बर्पा हो गया। हेडलैम्प्स की दूर तक फैली हुई रोशनी में बहुत से मर्द और औरतें चीखते चिल्लाते भागते चले आ रहे थे। घंटी की आवाज दूर की थी, हथियार बारूदी नगमे गाते रहे। घंटी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। फिर अचानक ही घंटी की आवाजें रुक गईं, जैसे उसका वजूद ही न रहा हो। मजीद कई राउंड फायर करने के बाद संदल खान के आदमियों को एहसास हुआ कि पुरअसरार आवाज थम चुकी थी और वो बेमकसद गोलियां बरसा रहे थे। हमारे आगे वाली चलती हुई जीप में से एक आदमी नीचे कूद पड़ा। उसने अपनी राइफल को नाली से थामा हुआ था। वो जारहाना अंदाज में उसे लहराता हुआ उस गोल की तरफ लपका जो मकानों से बरामद हुआ था। वो गजीली आवाज में कुछ चीखता भी जा रहा था। आने वाले जिस तरह थे उससे ज्यादा बदहवासी के आलम में बिलबिलाते हुए वापस दौड़ पड़े। मैंने देखा कि वो सब फाका ज़दा और बदहाल नजर आ रहे थे। किसी के बदन पर साफ या पूरा लिबास नहीं था। अगर वही चिंगारी थे तो इबरत का निशान थे। मौत की सुदागरी भी इनमें खुशहाली नहीं ला सकी थी। एक बड़े मकान के सामने गाड़ियां रुकी और सब उतर पड़े। इस वक्त तक चीखने चिल्लाने वाले दोबारा पत्थर और गारे से बने हुए मकानों में घुसकर खामोश हो चुके थे। वादी में हर तरफ सकूत का राज हो गया था। वो एक आम सा पहाड़ी मकान था। उसका फर्श गारे से लेप कर हमवार कर दिया गया था। जब कैरोसिन लैंप रोशन किए गए तो मैंने वहां चंद अजनबी चेहरों को मौजूद पाया जो हमारे काफिले में शामिल नहीं थे। संदल खान उन पर बिगड़ रहा था और वो सर झुकाए उसकी फटकार सुन रहे थे। इस वादी में पहुंचते उसके तेवर बदल गए थे। उसके मां पर हम चारों को एक अंदरूनी कमरे में पहुंचा दिया गया। जाते जाते वीरा ने संदल खान से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुड़कर वीरा की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। संदल खान की उस बेरुखी पर मेरे दिल में ठंडक सी पड़की। उसने वीरा से बेतोजही बरत कर उसे उसकी हैसियत याद दिला दी थी। दूसरे कमरे में हमारी शब बसरी का पेशगी एहतमाम था। वहां पूरे फर्श पर अकेहरा कंबल बिछा हुआ था जिस पर एक कितार में 4 गाव तकिए रखे हुए थे। तकिए के पीछे ओढ़ने के लिए ऊनी कंबल मौजूद थे। हमें वहां पहुंचाने वाला फौरन ही वापस लौट गया और कमरे में सिर्फ हम चारों रह गए। मालूम होता है कि अब भूखा ही सोना पड़ेगा। वीरन बुड़बुड़ाते हुए कहा, यहाँ पहुंचते इन लोगों ने आंखें बदल ली हैं। पता नहीं सुबह खान बाबा क्या फैसला सादर करता है। खुदा का शुक्र है कि सफर खत्म हुआ। गजालत गहरा सांस लेकर कहा, मैं तो इस असेबी सफर से इस कदर थक गई हूं कि खाना मिले या ना मिले खूब गहरी नींद सोऊंगी। भूखों को संदल खान अपने साथ खाना खिलाएगा। मैंने किसी से मुखातब हुए बगैर बेपरवाही से कहा। उसने दूसरों को उल्लू बनाने के लिए आंखें बदली हैं। तन्हाई में सारे नाज नखरे उठाएगा। क्या बक रहे हो? वीरा एकाएकी गुस्से में आ गई। बर्दाश्त की एक हद होती है। मैंने क्या किया है जो तुमने मुझसे मुंह फुलाया हुआ है?
जबरदस्ती मेरे मुंह आने की कोशिश करो। मैं अपनी खुशफहमी की मुआफी चाहता हूँ। मैंने काटदार लहजे में बराह रास्त उसी से कहा। मेरा ख्याल था कि तुम हम लोगों से मशवरा किए बगैर संदल खान को जरूरत से ज्यादा ढील नहीं दोगी। मैंने उसे कौन सी ढील दी है कि आसमान टूट पड़ा है? अगर तुम्हें यह बात नागवार गुजरी है कि मैं उससे घुल मिलकर बातें कर रही थी तो तुमको शर्म आनी चाहिए। मैं चारों के मफाद के बारे में सोच रही थी। मेरा ख्याल है कि मेरे बजाय सुल्तान शाह तुमको बेहतर अंदाज में सब कुछ बताएगा। मैंने तलखी से यह कहकर सुल्तान शाह की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब तुम बताओ कि जब तुम अंधेरे में थे तो तुमने क्या देखा था? इसे हदायत देकर मैं इत्मीनान से सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। मुझे यकीन था कि उसकी कहानी वीरा को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ेगी और मैं पूरी तरह अपने दिल के भड़ास निकाल लूंगा। ये दोनों हंस हंस कर बातें करते हुए अंधेरे में आए, फिर जीप की अगली नशिस्तों पर बैठ गए। सुल्तान शाह कह रहा था, मेरा ख्याल है संदल खान वीरा से बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीरा ने उसके साथ काफी वक्त गुजारने के बावजूद उसे हद से तजावुज नहीं करने दिया। फिर ये दोनों लौट आए। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी खोपड़ी पर अचानक लठते मारी हो। ये तो कोई बात भी नहीं थी कि थोड़ी देर तक गप्पे लड़ाने के बाद वो दोनों वापस लौट आए थे। अब बताओ मेरा क्या कसूर है? मैंने कौन सी गलती की थी जिस पर तुम्हारी थूथनी बिगड़ी हुई है? वीरा मेरे ऊपर आंखें निकाल कर घुराने लगी। तुम सुल्तान शाह से क्या कहलवाना चाह रहे थे? कुछ भी नहीं, मैंने जल्दी से पैंतरा बदलते हुए कहा। बस इतनी सी बात थी कि तुमने संदल खान के साथ तखलिये में जाकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। अगर वो दरिंदगी पर उतर आता तो हालात काबू से बाहर हो सकते थे और इसीलिए तुमने सुल्तान शाह को मेरे पीछे लगा दिया था। वो जले कटे लहजम बोली, तुम्हें डर था कि तन्हाई मुयस्सर आते ही मैं उस उल्लू के पट्टे पर आशिक हो जाऊंगी। उसकी आखिरी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन मैं वो अहमखाना इतराफ नहीं कर सकता था। मैं जवाबी बरहमी इख्तियार करते हुए कहा, तुम बिला वजह बात बढ़ा रही हो। मैंने तुम पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया, ना ही मैंने सुल्तान शाह को तुम्हारी निगरानी पर लगाया था। ये तुम्हारी अपनी दिमागी इख्तरा है। मैं इल्जाम तराशी को कमीनगी समझता हूँ। मैं किसी और इरादे से उधर गया था। सुल्तान शाह ने मेरी तायीद की। तुम दोनों इत्तफाकन उधर ना निकले और मुझे मजबूरन वहीं छुपना पड़ गया। मुझे तुम्हारी निगरानी करने की क्या जरूरत थी? अपना बुरा भला तुम खुद समझती हो। ये छोटी सी बात टैनी की समझ में नहीं आती। ये हर वक्त मेरा सरपरस्त बनने की कोशिश करता रहता है। पीरा की बात अधूरी रहेगी क्योंकि दो आदमी हमारे लिए गर्म गर्म खाना ले आए थे। रोटियां ठंडी और शोरबेदार सालन बेजायका था, लेकिन हम सब की भूख चमकी हुई थी, इसलिए हमने डट कर खाना खाया। सालन में मौजूद सब्जी हमारे लिए नई थी, लेकिन जो कुछ भी सामने आ गया था हमने अपना फर्ज समझते हुए उसका सफाया कर डाला। खाने के बाद हमें गर्म गर्म कहवा दिया गया जो बहुत लजीज था। कहवा पीकर हम खाने की बेकैफी को भूलने पर मजबूर हो गए। पिछली रात की पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त के बाद वैसे भी हमारी आदतें बिगड़ी हुई थी। केरोसिन लैंप की लोड धीमी करके हम कंबल पर फिर लेट गए। गजाला के जहन पर घंटी की पूरी इसरार आवाज इतनी शिद्दत से सवार थी कि उसने नीची आवाज में वही जिक्र छेड़ दिया। मैंने उसे समझाया कि जब तक हम इन लोगों के दरमियान फंसे हुए थे हमारे लिए इस बारे में बात करना सूदमंद नहीं था। संदल खान ने उसे अपना अंदरूनी मामला करार देकर मुझे जितनी सख्त तंबीह की थी, उसके बाद घंटियों के बारे में लबकुशाही की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, कम अज कम हम आपस में तो बात कर सकते हैं। सुल्तान शाह ने सरगोशी में कहा, यहाँ दाखिल होते वक्त जो कुछ हुआ है उससे तो ऐसा मालूम होता है जैसे कोई शिंगारियों की वहम परस्ती से फायदा उठाकर दूर दूर से इन्हें चिढ़ाता है और जब ये दीवानगी की हदों को छूने लगते हैं तो खामोशी से फरार हो जाता है। फिर ने बैठने के बाद कहा, हो सकता है कि घंटी का ताल्लुक इनकी किसी कदीम रवायत से हो। जो कुछ भी हो, लेकिन यह सिर्फ चिढ़ाने का मामला नहीं है। मैंने कहा, यह बहुत मुनज़्ज़म लोगों का काम मालूम होता है। वो यहाँ से चिगा सराय तक फैले हुए हैं। यही नहीं बल्कि वो शिंगारियों की नकलो हरकत से भी बाखबर रहते हैं। बिल्कुल, सुल्तान शाह जोशीला लहजम बोला। वो खास मौके पर घंटी बजाते हैं। हमारी रवानगी के वक्त घंटी वाली भीड़ छोड़ दी गई थी और हमारे यहाँ पहुंचते ही फिर घंटी बजा दी गई। ये सब बातें किसी खास रुख की निशानदेही कर रही हैं। मैंने उसकी बात काट कर कहा, इन दो वाक़यात से जाहिर हो रहा है कि घंटियों वाले हमारी आमद को खास अहमियत दे रहे हैं। वो जो कोई भी हो और उनका जो भी मकसद रहा हो, वो शिंगारियों के खैरख्वाह हरगिज नहीं है। तुम्हें सरदार पाइंदा गुल से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं वीरा की बात पर हंस दिया। मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि संदल खान ने तुम्हारी खासी अकल चूस ली है। उसने भड़क कर मेरी बात काटी। यहाँ इस खबीज का जिक्र कहाँ से आ गया? तुम बात ही ऐसी कर रही हो। मैंने हंस कर कहा, हम मुज़ाकरात करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हमें हमारे फ्लैट से अगवा करके जबरदस्ती शिंगार वैली लाया गया। हमारे सामने पहला मसला अपनी सलामती का है। हमें किसी किस्म के खतरात लाहक हैं। इसका इल्म सरदार पाइंदा गुल से मुलाकात के बाद ही हो सकेगा। तुम इस तरह मशवरा दे रही हो जैसे हम अपनी मर्जी से इस कोह पैमाई पर निकले हूं और अब सरदार की कदम बोसी को चाहने वाले हो। तुम ठीक कह रहे हो। सुल्तान शाह ने एतराफ किया, कल रात की दावत के बाद तुम दोनों की परवाज एकदम ही बुलंद हो गई थी। गनीमत है कि तुम इस सफर का मकसद और अंजाम याद रख पाए। हमें होशियारी से सोना होगा। गजाला खौफजदा आवाज में बोली, हो सकता है कि रात को किसी भी वक्त अचानक घंटियां बजनी शुरू हो जाएं। मुझे तो ये कोई आसेबी सिलसिला मालूम होता है, पर ये कैसे हो सकता है कि चिगा सराय में बेड़ छोड़ने वाला इस कदर खराब मौसम में हमसे पहले यहाँ पहुंच गया हो, जबकि हम जीपों में सफर कर रहे थे और हमने रास्ते में किसी को गुजरते हुए भी नहीं देखा। तुमने ज्यादा खाना खा लिया इसलिए सुकून से सो जाओ। पीरा उसे पुचकारते हुए बोली, अहमक लड़की, ये एक आदमी या किसी बदरू का काम नहीं है। तुमने सुना नहीं कि डैनी क्या कह रहा था?
घंटियों वालों का खुफिया गिरोह यहाँ से चीका सराय तक फैला हुआ है और वही लोग शिंगारियों में दहशत फैला रहे हैं। कुछ भी हो, हमारा यह सफर तहय्युर और सनसनी से भरपूर है। सुल्तान शाह अंगड़ाई लेते हुए बोला, सुबह हमारे मुकद्दर का फैसला होने वाला है और हमें अभी तक अपना जुर्म मालूम नहीं है। सारा काम सिर्फ कयास आराइयों से चल रहा है। मैं तो कई रातों से ख्वाब में भी रेत के काले घरोंदे बनाता और तोड़ता रहता हूँ। तुम कुछ और कर भी नहीं सकते। वीरन उसे वहीं पकड़ लिया। खाने और सोने के अलावा तुमने अब तक किया क्या है? तुम्हारी और संदल खान की खुफिया निगरानी। सुल्तान शाह ने बरजस्ता कहा और सब ही बेख्तियार हंस पड़े। गजाला के खुश कोंटों पर मैंने उस सफर में पहली बार बेसाख्ता मुस्कुराहट देखी। हम सब गधे घोड़े बेचकर सोए और ऐसे सोए कि हमें पकड़ पकड़ कर बेदार किया क्या। हम अपने जहनों को पूरी तरह खुमार की धुन से निकालने भी न पाए थे कि संदल खान हमारे सरों पर आ मौजूद हुआ। बाहर खच्चर तैयार है, हमें फौरन रवाना होना है। तुम लोगों को नाश्ता ऊपर ही मिलेगा, उसने कहा। ट्रक और जीप के बाद अब खच्चर ही की कसर रह गई थी, वो भी पूरी हो जाएगी, वीरा ने कराते हुए कहा। लेकिन संदल खान उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर बाहर चला गया और उसके आदमी हम चारों को बाहर हाँकने लगे। हमें इस मकान की दूसरी समत से बाहर निकाला गया तो सूरज की तेज रोशनी में एक मैसूर कुन मंजर हमारी निगाहों के सामने फैला हुआ था। दूर दूर तक फैले हुए हमवार खेतों में अफीम के सरसब्ज पौधे लहरा रहे थे। खेतों में जा बजा घने और सायादार दरख्त उगे हुए थे जिनके नीचे दूधिया रंग की भेड़ें बंधी हुई थी। खेतों में बहुत से लोग काम कर रहे थे, उनमें चंद औरतें भी थी। मुझे एक औरत ऐसी भी नजर आई जिसकी छाती बिल्कुल बरहाना थी और सर के बाल साफ थे। अचानक मुझे सरदार पाइंदा गुल के लर्जा खेज दावे याद आ गए। उसने बिल्कुल यही कहा था कि शिंगार वैली में सुरमाओं के खून पर क्रियाओं मातम करने वाली औरतों के सर मुंडवाकर 40 दिन तक उनकी छातियां बरहना रखवाई जाती है। मुझे नजर आने वाली वो बदनसीब औरत शायद उन्हीं में से एक थी जो अपने बाप, शौहर या बेटे की खून में नहाई हुई लाश देखकर बेसाख्ता अंदोनाक लय में बैन करके रोने लगी थी। इन खेतों के पीछे और दाहिनी जानब धुंधले पहाड़ मौजूद थे। बाईं तरफ गालान का पुरजलाल पहाड़ एक फसील की तरह खड़ा हुआ था। उसकी खड़ी ढलानें नाकाबिले अबूर नजर आती थी, लेकिन हवाओं के साथ ऊपर से मिली जुली आवाजें सुनाई दे रही थी जो गालान की बुलंदी पर आबादी की गुमाज थी। दरे की तरफ पहाड़ का उठता हुआ सिरा वाकई जराफे की गर्दन की तरह नजर आ रहा था।